come to the fourth topic, fourth point. Alternative use of a good. तो देखिए क्या है कि कंज्यूमर बहुत सारे प्रोडक्ट कंज्यूम करता है और उन प्रोडक्ट में बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जिनके अल्टरनेटिव यूज होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप के यूजेस होते हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे जिसका सिंगल यूज है, जैसे मैं मार्कर यूज कर रहा हूँ, इसका सिंगल यूज है, इट इज ओनली यूजेबल टू राइट ऑन द व्हाइट बोर्ड। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके यूजेस बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, उसके बहुत सारे यूजेस हैं। आप उसको लाइटनिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसको एयर सर्कुलेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे सीलिंग फैन, टेबल फैन। कूलिंग के लिए उसको यूज कर सकते हैं, जैसे एयर कंडीशनर, कूलर। आप उसको हीटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे गीजर, हीटर। और उससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये क्या है? मल्टी यूज प्रोडक्ट है। इसी तरीके से आपके घर में आने वाला मिल्क, वो भी मल्टी यूज प्रोडक्ट है। आप उस मिल्क को डायरेक्ट ड्रिंक भी कर सकते हैं, आप उससे टी, कॉफी, कर्ड, ये सब प्रिपेयर कर सकते हैं। आप उससे बटर प्रिपेयर कर सकते हैं, आप उससे स्वीट प्रिपेयर कर सकते हैं, आइसक्रीम आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये अल्टरनेटिव यूज वाले प्रोडक्ट हैं। तो क्या होता है, देखिए जब प्रोडक्ट अल्टरनेटिव यूज वाला होता है तब क्या होता है, हमारी फीलिंग किस प्रकार से वर्क करती है। लाइक वी आर टेकिंग मिल्क एज अल्टरनेटिव प्रोडक्ट, मिल्क। अभी मिल्क का रेट है 60 रुपी पर लीटर, ठीक है। सो एट द 60 रुपी वी आर बाइंग 1 लीटर मिल्क, and with the help of this 1 liter milk we are consuming this milk in form of direct drinking for kid, डायरेक्ट ड्रिंक फॉर किड। इसका मतलब जो छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, उनके पीने के लिए हमने रखा। और सम क्वांटिटी वी स्टोर फॉर मेकिंग टी। यस, द यूजेस इज कंप्लीटेड। यानी हमने जब 60 रुपी पर लीटर मिल्क था तो हमने 1 लीटर मिल्क परचेज किया और उसका हमने यूज क्या किया, उसमें से हमने किड्स के लिए ड्रिंकिंग के लिए मिल्क रख लिया, डायरेक्ट ड्रिंकिंग, और सम मिल्क हमने प्रिजर्व किया, स्टोर किया फॉर टी मेकिंग। ये इसका यूज होगा। लेट द प्राइस ऑफ मिल्क फॉल डाउन फ्रॉम 60 to ₹50. What happened? These two uses are remain same, but some of the uses go high, like making curd, ice cream. Let the price of milk fall down from 50 to 45. Butter. तो अभी देखिए क्या मैं कर रहा हूं उसमें कि जैसे जैसे प्राइस फॉल होता जा रहा है मैं प्रोडक्ट के यूजेस स्प्रेड कर रहा हूं, यूजेस इंक्रीज कर रहा हूं। तो अब यूजेस इंक्रीज होंगे तो नेचुरल सी बात है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड भी राइज हो जाए, ठीक है। तो जैसे जैसे मिल्क का प्राइस फॉल हो रहा है वैसे वैसे मिल्क के यूजेस भी स्प्रेड होते जा रहे हैं। मतलब उसको स्प्रेड करने के लिए हम ज्यादा क्वांटिटी में मिल्क की डिमांड भी करेंगे। तो ये डिफरेंट होता है अल्टरनेटिव यूज का, कि जिस प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव यूज होते हैं तो उसकी प्राइस के फॉल होने से उसके डिमांड यूजेस स्प्रेड हो जाते हैं, और प्राइस के हाई होने से डिमांड यूजेस श्रिंक हो जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग भी डिमांड चेंज हो जाती है, और ये एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। प्राइस के फॉल होने से डिमांड हाई क्यों होती है उसका, यानी लॉ ऑफ डिमांड का। आइए अब हम चलते हैं लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लास्ट में इसलिए कराया था क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको रिमेंबर रहे अच्छे से कि लॉ ऑफ डिमांड का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन
law of diminishing marginal utility. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर बेस है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहती है? ये कहती है एडिशनल यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट गिव अस लेस सेटिस्फैक्शन, कि किसी भी प्रोडक्ट की एडिशनल जो कंजम्पशन होती है वो हमें लेस सेटिस्फैक्शन देती है। तो बड़ा सिंपल सा जवाब है, इफ एडिशनल यूनिट गिव अस लेस सेटिस्फैक्शन मींस we are only ready to buy additional unit only if it available at low price। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, मैंने क्या समझाया बोलिए आपको, कि हमें पता है कि जो एडिशनल जो यूनिट है वो हमें लेस सेटिस्फैक्शन देती है। सो व्हाई वी रेडी टू पे मोर फॉर एडिशनल यूनिट, वी ऑलवेज रेडी टू पे लेस फॉर एडिशनल यूनिट। इसका मतलब एडिशनल यूनिट के लिए हम लेस पे करने के लिए रेडी होंगे क्योंकि वो लेस सेटिस्फैक्शन हमें देती है। तो इसका जवाब होगा लॉ ऑफ डिमांड, कि एज द प्राइस फॉल डाउन वी आर रेडी टू बाय एडिशनल यूनिट बिकॉज एडिशनल यूनिट गिव लेस सेटिस्फैक्शन। सो इफ द प्राइस फॉल डाउन वी आर रेडी टू बाय, दिस इंक्रीज द डिमांड फॉर दैट गुड। दिस इज द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। बहुत सिंपल सी लाइन हमने बता दी, बहुत सिंपल सी लाइन हमने बता दी कि एडिशनल यूनिट अगर हमें परचेज करनी है तो उसके लिए हम लेस पे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें मोटिवेट करती है, एनकरेज करती है ऐसा करने के लिए, क्योंकि ये कहती है कि जब आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे तो आपको लेस सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और लेस सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो आप उसके लिए लेस प्राइस ही पे करने के लिए रेडी होंगे। सो दिस इज द बेस ऑफ द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हमने इसको पिछले लेसन में कराया था, यूटिलिटी वाले लेसन में कराया था। और यदि आपको ये टॉपिक नहीं पता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, तो वहां आप जाकर यूट्यूब चैनल से आप मेरे इस वीडियो को आप रीड कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। उसमें बताया गया है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कैसे वर्क करता है। खैर, तो ये आपके 5 फैक्टर मैंने बताए, 5 फैक्टर मैंने बताए हैं। कौन कौन से मैं रिपीट कर देता हूं। आइए, फर्स्ट फैक्टर मैंने सबसे पहले आपको बताया रियल इनकम इफेक्ट, जिसमें हमने आपको बताया कि प्राइस के फॉल होने से कंज्यूमर की बाइंग कैपेसिटी राइज हो जाती है, दैट्स व्हाई द कंज्यूमर रेडी टू बाय मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स। दूसरा मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि जब किसी गुड्स की प्राइस फॉल हो जाती है तो वो प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट की कंपैरिजन में चीप हो जाता है, इसलिए उसकी डिमांड मार्केट में राइज हो जाती है। यानी वो कंज्यूमर जो दूसरा प्रोडक्ट परचेज कर रहे थे वो भी अब इस प्रोडक्ट को परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं, इससे इस गुड्स की प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड राइज हो जाती है। तीसरा मैंने आपको बताया डिफरेंट साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स, कंज्यूमर इनकम ग्रुप, की मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर ग्रुप के साइज है, जैसे अमीर व्यक्ति भी रहते हैं, यानी रिच पर्सन भी रहते हैं, मिडिल क्लास भी रहते हैं, पुअर पर्सन भी रहते हैं। लेकिन जब प्राइस हाई होती है तो केवल रिच पर्सन ही कैपेबल होते हैं उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर इज अकॉर्डिंग टू द रिच पर्सन इन द सोसाइटी। प्राइस फॉल हो जाता है थोड़ा तो मिडिल क्लास भी मार्केट में बाइंग करने के कैपेबल हो जाती है। सो नंबर ऑफ कंज्यूमर इज अकॉर्डिंग टू द रिच पर्सन एंड मिडिल क्लास इन द मार्केट। प्राइस और ज्यादा फॉल हो जाती है तो कुछ नंबर पुअर पर्सन के भी मार्केट में आए थे उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। तो इससे मार्केट में नंबर ऑफ कंज्यूमर होते हैं रिच, मिडिल एंड पुअर पर्सन के अकॉर्डिंग। तो जैसे जैसे प्राइस फॉल होती है वैसे वैसे ज्यादा कंज्यूमर मार्केट में एंटर करते हैं प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, क्योंकि वो लोग जो पहले कैपेबल नहीं थे, नाउ दे बिकम कैपेबल टू बाय दिस प्रोडक्ट इन द मार्केट। चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया अल्टरनेटिव यूज, कि अल्टरनेटिव यूज क्या कहता है कि जब प्रोडक्ट के अल्टरनेटिव यूज होते हैं, एक से ज्यादा यूजेज होते हैं, मोर देन वन यूजेज होते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जब प्राइस फॉल होगी तो कंज्यूमर उसके यूजेस को स्प्रेड करना शुरू कर देगा, तो इससे उसकी डिमांड राइज हो जाएगी। लेकिन जब प्राइस हाई होगी तो उनके यूजेस को श्रिंक कर देगा, तो उससे उसकी डिमांड डाउन हो जाएगी। और लास्ट जो पॉइंट हमने डिस्कस किया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दिस लॉ टेल्स अस that as we consume additional unit of the goods, it will give less satisfaction to us. If it will give less satisfaction to us, we are willing to pay only less amount. So the consumer is willing to buy more and more unit of the goods
ओनली इफ इट इज अवेलेबल एट लेस प्राइस इन द मार्केट, यानी लेस प्राइस पर अवेलेबल होगी तभी कंज्यूमर उसको ज्यादा खरीदेगा, अदरवाइज नहीं खरीदेगा। तो ये मैंने आपको बताए 5.5 फैक्टर। तो अब हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शन क्या है, यानी कौन कौन से केसेस हैं, कौन कौन से केसेस हैं जिसमें लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। मतलब प्राइस तो फॉल होती है लेकिन डिमांड फॉल नहीं होती, प्राइस राइज होती है लेकिन डिमांड फॉल नहीं होती। मतलब देखिए, प्राइस तो राइज हो गया बट डिमांड फॉल नहीं हुआ, प्राइस फॉल हो गया लेकिन डिमांड राइज नहीं हुआ। तो ये कौन कौन से ऐसे पोजीशन है जिसमें लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता, यानी प्राइस के फॉल होने से भी डिमांड हाई नहीं होती और प्राइस के हाई होने पर भी डिमांड फॉल नहीं होती। तो ऐसे कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को ऑपरेट होने से रोकते हैं। आइए सबसे पहले हम समझते हैं फर्स्ट पॉइंट, इग्नोरेंसी ऑफ कंज्यूमर। Ignorance of consumer. What it mean? It mean if consumer is ignorant in their behavior. Ignorant मतलब अज्ञानी है, उसको ज्यादा ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। लैक ऑफ नॉलेज की पोजीशन को बोलते हैं इग्नोरेंट। कि जो इग्नोरेंट कंज्यूमर होता है ना, जिसको नॉलेज नहीं होती, वो क्या फील करता है? हाई प्राइस गुड्स आर ऑफ बेस्ट क्वालिटी एंड लो प्राइस गुड्स आर ऑफ चीप क्वालिटी। कि जिनकी प्राइस ज्यादा है वो हाई क्वालिटी होती है, जिनकी प्राइस कम होती है वो लो क्वालिटी होती है। तो फिर क्या करेंगे वो लोग, वो कंज्यूमर क्या करेंगे? इफ द प्राइस इज हाई दे डिमांड मोर। क्यों? तो वो फीलिंग करेंगे कि दैट दिस गुड इज द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि महंगी है, तो महंगी है इसलिए वो समझेंगे गुड क्वालिटी है, और मतलब प्राइस को क्वालिटी का पैरामीटर बनाकर चलते हैं वो। कि price is high means this product is good quality product, that's why they demanded more. Price is down, they feel this product is a cheap quality product, low quality product, so they demand less. तो भाई ऐसे कंज्यूमर का क्या करें? इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये तो सोचते हैं कि सस्ता है तो घटिया है, महंगा है तो बढ़िया है। तो हाई प्राइस के ऊपर कहते हैं बहुत अच्छी चीज है तभी हाई प्राइस है, तो इसको डिमांड करना है। और लो प्राइस है, अरे यार लो प्राइस तो बेकार है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तभी तो लो प्राइस है। तो ऐसी गुड्स की डिमांड वो लोग कम करते हैं। तो ऐसे कंज्यूमर पर लो डिमांड अप्लाई नहीं होता, जो इग्नोरेंट होते हैं अपने बिहेवियर में, फील करते हैं कि हाई प्राइस गुड्स आर ऑफ गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस गुड्स आर ऑफ लो क्वालिटी। तो प्राइस और क्वालिटी को पैरामीटर बना देते हैं, आपस में कंपेयर कर देते हैं। तो ऐसे कंज्यूमर को के ऊपर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। दूसरा पॉइंट आइए, सेकंड पॉइंट, स्नो गुड्स। स्नो गुड्स, इनको वेबलन गुड्स भी कहा जाता है। इनको सोशल सिंबल गुड्स भी कहा जाता है। वेबलन, वेबलन, VEBLON, वेबलन, इट इज द नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट। ये इकोनॉमिस्ट का नाम है। सोशल सिंबल गुड्स, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन गुड्स, सोशल प्रेस्टिजियस गुड्स, वैल्यूबल गुड्स एंड मोस्ट हाई प्राइस गुड्स। एक ही बात है, सब एक ही पैरामीटर है। स्नॉब गुड्स, इट इज आल्सो द नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट स्नॉब। वेबलन, इट इज आल्सो द नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट वेबलन। मतलब क्या हुआ कि स्नॉब और वेबलन ने कुछ ऐसी गुड्स पर रिसर्च किया जिन पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं हुआ। तो वो गुड्स कौन सी थी? वो गुड्स थी सोशल सिंबल गुड्स,
यानी समाज में जो आपकी रेपुटेशन को इंप्रूव करे, उनको सोशल सिंबल गुड्स बोलते हैं। ऐसी गुड्स को ही आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन भी कहा जाता है। ऐसी गुड्स को ही हम प्रेस्टिजियस गुड्स भी बोलते हैं। प्रेस्टिजियस मतलब जो आपकी प्रेस्टीज यानी आपके रेपुटेशन को प्रेजेंट करती है, तो उनको हम रेपुटेटेड गुड्स भी बोल सकते हैं, सोशल डिस्टिंक्शन गुड्स भी बोल सकते हैं, मोस्ट प्रीशियस गुड्स भी बोल सकते हैं, हाई वैल्यूबल गुड्स भी इनको बोल सकते हैं। जैसे ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, हाई प्राइस ज्वेलरी, हाई प्राइस ऑर्नामेंट्स, लग्जरियस कार, लग्जरियस इक्विपमेंट एट योर होम, ये सब ऐसे प्रोडक्ट हैं जो स्नो गुड्स और वेबल गुड्स के फॉर्म में डिफाइन होते हैं। इन गुड्स की डिमांड कौन करता है? दीज गुड्स आर डिमांडेड बाय द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। क्यों? बिकॉज दे वांट टू शो देयर रिचनेस, क्योंकि वो अपनी रिचनेस को शो करना चाहते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि हम देखो अमीर व्यक्ति हैं, वी आर द रिच पर्सन, सो डील विद अस सेपरेटली। हमसे कुछ अलग बात करिए, हमसे अलग व्यवहार कीजिए। क्यों? क्योंकि हम अमीर व्यक्ति हैं। तो लग्जरियस गाड़ी में वो कहीं भी आएंगे जाएंगे तो लग्जरियस गाड़ी में जाएंगे, लग्जरियस गाड़ी में आएंगे, तो वहां बाकी जो लोग आ रहे हैं वो नॉर्मल गाड़ी में आ रहे हैं। तो वो क्या है, वो अपने आप को रिच शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हम अमीर व्यक्ति हैं, बिहेव विद अस लाइक अ रिच पर्सन। इसी तरीके से महिलाएं अगर किसी पार्टी में गई हैं, किटी पार्टी में गई है या कोई इसी प्रकार की कोई सोशल पार्टी है उनकी, तो वो ऐसी ज्वेलरी डालने जाएंगी कि पार्टी में सभी के अट्रैक्शन का सेंटर बन जाए। क्यों? बिकॉज दे वांट टू शो देयर रिचनेस, कि वो अपनी रिचनेस को शो करना चाहते हैं। ऐसी साड़ी डाल के जाएंगे, ऐसे क्लॉथ वेयरिंग करके जाएंगे जो रिचनेस को शो करेंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट जो आपकी रिचनेस को शो करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को स्नोब गुड्स, वेबलन गुड्स, सोशल सिंबल गुड्स, सोशल रेपुटेशन गुड्स, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, प्रेस्टिजियस, वैल्यूएबल, प्रीशियस, कई नामों से इनको हम जानते हैं। तो ऐसी गुड्स पर लोग डिमांड अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनकी डिमांड ही तभी होती है जब हाई प्राइस होती है। क्योंकि फिर रिच पर्सन समझता है ना कि इसको पुअर और मिडिल क्लास नहीं खरीद सकता, तो वो अपने आप को सेपरेट दिखाने के लिए देखो वी आर दिस पर्सन, दैट्स व्हाई वी बाय दिस प्रोडक्ट, तो वो इस प्रोडक्ट को बाय करते हैं। ठीक है, इसलिए इनकी डिमांड हाई तभी होती है जब प्राइस हाई होगी इन कंज्यूमर के द्वारा, इन पर्टिकुलर कंज्यूमर के द्वारा। ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया जिस पर लोग डिमांड ऑपरेट नहीं होता। आइए हम लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, गिविंग गुड्स। वैसे तो हम इस पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड में, कि प्राइस जब चेंज होती है तो उसका डिमांड पर क्या इफेक्ट होता है। तो उस इफेक्ट को हमने दो तरीके से समझा था। इफ द गुड्स आर नॉर्मल गुड्स एंड इफ द गुड्स आर गिवन गुड्स। तो नॉर्मल गुड्स पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है। नॉर्मल गुड्स हो चाहे इंफीरियर गुड्स हो, इन पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होगा। लेकिन जो गिविंग गुड्स हैं इन पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होगा, नॉट ऑपरेट। मतलब गिविंग गुड्स जो होती है ये सुपर इंफीरियर गुड्स होती है, सुपर लो क्वालिटी प्रोडक्ट होता है, इसलिए इन पर लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट नहीं होता। क्या होगा इस केस में कि जब इन प्रोडक्ट की प्राइस फॉल हो जाती है तो ये कंज्यूमर क्या करते हैं कि प्राइस के फॉल होने पर ये कंज्यूमर शिफ्ट हो जाते हैं लिटिल बिट सुपीरियर प्रोडक्ट की तरफ। जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मार्केट में जो राइस है उसकी कई सारी वैरायटी आती है। राइस क्वालिटी 1, राइस क्वालिटी 2, राइस क्वालिटी 3, 50 रुपी केजी, 30 रुपी केजी, 20 रुपी केजी। Where the rice at 50 rupee kg is normal product, where the rice at 30 it is inferior product,
where the rice is 20 at given product. तो अभी तक पुअर पर्सन क्या कर रहे थे, राइस परचेज कर रहे थे गिवन प्रोडक्ट ये वाला, क्योंकि उनके बाइंग कैपेसिटी में था। लेकिन क्या हुआ, जब प्राइस फॉल हो गई तो 50 वाला हो गया 40 का, 30 वाला हो गया 20 का, 20 वाला हो गया 15 का। तो प्राइस फॉल होने से क्या हुआ कि ये जो कंज्यूमर अभी तक ये परचेज कर रहे थे, अब वो शिफ्ट हो गए ऊपर की तरफ कि ये प्रोडक्ट वो परचेज करेंगे। क्यों? अब ये प्रोडक्ट उनकी बाइंग कैपेसिटी में आ गया। तो गिवन प्रोडक्ट परचेज करने वाले क्या करते हैं, जब प्राइस फॉल हो जाती है तो वो अपने आप को लिटिल बिट सुपीरियर प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। दैट्स व्हाई द डिमांड फॉर गिवन गुड्स फॉल डाउन इन द मार्केट। देखिए प्राइस 20 से 15 हो गया, लेकिन फिर इसकी डिमांड फॉल हो गई। क्यों? क्योंकि ये कंज्यूमर तो इसको कंज्यूम ही नहीं कर रही, तो सुपीरियर गुड्स की तरफ बढ़ गई इससे। लेकिन जब प्राइस हाई होती है तब क्या करेंगे, तब ये प्राइस हाई होती है तो ये कंज्यूमर फोर्स किए जाते हैं टू बाय द प्रीवियस लो क्वालिटी गुड्स। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि प्राइस के फॉल होने से ये कंज्यूमर अच्छी प्रोडक्ट की तरफ, सुपीरियर प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो गए, और प्राइस के हाई होने से ये वापस प्रीवियस प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो गए। तो इसलिए जो गिवन जो प्रोडक्ट होता है, यानी जिसको हम सुपर लो क्वालिटी प्रोडक्ट हम मानते हैं, कि प्राइस के फॉल होने से इनकी डिमांड भी फॉल हो जाती है क्योंकि कंज्यूमर अच्छे प्रोडक्ट की तरफ जाता है, और प्राइस के हाई होने से इनकी डिमांड हाई हो जाती है क्योंकि कंज्यूमर अब इनको परचेज करने के लिए फोर्स होता है, मजबूर हो जाता है कि भाई वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकता। तो ये टॉपिक मैंने आज आपको एक्सप्लेन किए, कॉजेज ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चेंज ऑफ डिमांड के टाइप्स, यानी चेंज इन डिमांड इन क्वांटिटी और चेंज इन डिमांड में क्या डिफरेंस होता है दोनों में, और उनको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल के ऊपर, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उनको मेरा चैनल शेयर कीजिए ताकि वो उसका बेनिफिट ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जैसे मेरी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को स्टडी कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।